हार जीत होने से पहले जो तैयारी करते हैं, उसमें क्या आप लापरवाह रहते हैं या बहुत ठोक बजा करके आगे चलते हैं? कैसे लड़ते हैं आप तो लड़ चुके हैं, आप बहुत सारी नेतागिरी भी आपने की है, ये चुनाव भी लड़ा है, संसदीय चुनाव भी लड़ा है और बाकी भी करते रहते हैं। देखो, हमने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा था वो पार्टी, और जब बीजेपी और कांग्रेस की बात हम चुनाव में करते हैं तो दोनों बहुत भिन्न है। मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा था, और कम्युनिस्ट पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो जीतने के हिसाब से नहीं लड़ती है। कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ती है तो जो मतदाता है उस मतदाता को अपना एक राजकीय कार्यक्रम उसको बताती है, और वो कहती है कि हम भाई ये करें, ये हम करना चाहते हैं, और हमारे सामने, देश के सामने ये चुनौतियां हैं, और लोगों की और खास करके गरीब, वंचित, मेहनत कशों की आवाज, किसान, खेत मजदूरों की आवाज कम्युनिस्ट पार्टी का नुमाइंदा विधानसभा में हो या लोकसभा में बुलंद करेगा। तो हम एक प्रकार से चुनाव को मुद्दे पे आधारित चुनाव लड़ते हैं, और फिर दूसरा ये होता है कि भाई इस बहाने, इस चुनाव की इस प्रक्रिया से लोगों के घर घर तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात उनको कह सकते हैं। इतना मर्यादित कम्युनिस्ट पार्टी जहां बहुत ताकतवर है वहां तो बहुत संगठित ढंग से वो लड़ते हैं, जहां जीत सकते हैं या दूसरे नंबर पे हो सकते हैं। लेकिन भारतवर्ष में ऐसी कोई स्थिति पैन इंडिया में नहीं है। तो हमारी चुनाव लड़ने की पद्धत कहो, प्रक्रिया कहो, तैयारियां कहो, उद्देश्य कहो, ये कांग्रेस पार्टी या बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो उससे एकदम भिन्न होता है। अब सवाल है कांग्रेस पार्टी, देखिए ऐसा है कि देश की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है उस दौर को समझने की आवश्यकता है। एक, कि 2014 के बाद देश की राजनीति एकदम सांप्रदायिकता की ओर चले गई है। वो अपनी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति वो करते आए हैं, लेकिन 2014 के बाद जो गुणात्मक बदल आया है इस देश की राजनीति में, समाज जीवन में, देश के जीवन में, वो ये आया है कि सरकार स्वयं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया, सरकार स्वयं देश के अंदर एक नफरत की एक माहौल बनाने में लगी है। और इसीलिए जमीनी स्तर पे अब उनके कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि अपने आका अब सत्ता में है, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कल तक पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती थी और ये दावा करती थी कि देश में सबसे लोकशाही पे विश्वास करने वाली पार्टी के अंदर एक जनतंत्र इतना मजबूत है कि हर मुद्दे पे यहां चर्चा होती है, और चर्चा करने के बाद फैसला होता है, कोई हाई कमांड नहीं होता है। ऐसी कहने वाली पार्टी 9 वर्षों के अंदर, जैसे कि कोई मगर ने गिटक लिया हो पूरी पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी एक मगर वाली पार्टी बन गई है, जहां कोई लोकतंत्र नहीं, कहीं सामूहिक नेतृत्व नहीं, जहां कोई चर्चा और सवाल खड़े करने की गुंजाइश नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी का अभी का जो मॉडल है वो मॉडल एक कल्ट जिसको कहते हैं ना, एक व्यक्ति की महामंडित करना, व्यक्ति में ताकतवर इतना बनाना कि वो समाज से भी बड़ा ताकत उसमें होती है, ऐसा एक राक्षसी व्यक्तिमत्व को आज भारतीय जनता पार्टी में खड़ा किया जा रहा है। और वो व्यक्तिमत्व का सीधा गठजोड़ इस देश की
सबसे बड़े पूंजीपति कारपोरेट लॉबी के साथ उनका सीधा गठबंधन हो गया है। और इसीलिए अब जो है कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कहता है, अब वो कहता है कि मोदी की सरकार है। मतलब मोदी को इस तरीके से गढ़ा जा रहा है कि वो पार्टी से भी सर्वशक्तिमान है, और इतना सर्वशक्तिमान बनाया जा रहा है कि सरकार अब उस व्यक्ति की है इस लोकशाही में। इसीलिए 2014 के बाद जिस प्रकार की बनावट बीजेपी में की जा रही है कि जो शब्द, जो वाक्य मोदी बोलेंगे, मतलब मोदी के एक वाक्य में अगर 5 शब्द है तो गांव का कार्यकर्ता, शहर के गली का कार्यकर्ता भी ठीक वही 5 शब्द बोलेगा। मतलब मोदी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की बनावट ऐसी हो गई कि बोलने वाला मोदी और बाकी लोग मोदी जो बोलेंगे उसका उच्चार करेंगे। तो उस वजह से ये हो रहा है कि जनमानस जो है, जनमानस में मोदी क्या कह रहे हैं वो ठीक से, मतलब जनमानस में ठीक वो एज इट इज जा रहा है। लेकिन बीजेपी को छोड़ के इस देश की अन्य पार्टियां, आज उसका ढांचा वैसा नहीं है कि कोई एक नेता बोल देगा और कार्यकर्ता सिर्फ वही शब्द को उच्चार करेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए हमको ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी पार्टियां, कई नेता बोलते हैं वही बात को अपने शब्दों में रखते हैं, अपने विचारों से रखते हैं, उसका जो गाभा जिसको बोलते हैं वो वही होता है, लेकिन शब्द अलग होते हैं, रखने का तरीका अलग होता है, हर नेता अपने ढंग से बात को रखता है। तो इसलिए ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि विपक्ष के अंदर, विपक्ष की पार्टियों का जनता के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। कनेक्ट है, अलग ढंग का कनेक्ट है, वो एक सूत्र का कनेक्ट नहीं दिखता है। अगर कनेक्ट नहीं होता तो तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत जाती? अगर कनेक्ट नहीं होता तो जिस राजस्थान में सबसे बुरी हालत होगी कांग्रेस की, ऐसा लग रहा था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ 1.5 या 1.25% मत का ही फर्क रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट है ना, 40% का मत कनेक्ट है तभी मिला है। और ये जो आंकड़ा निकल के आया है 4 राज्यों का कि कांग्रेस को बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, तो ये सब कनेक्ट से ही मिले हैं। हाँ, ये एक बात सही है कि कांग्रेस एक अजीबो गरीब संक्रमण और संकट से गुजर रही है। संक्रमण क्या है? कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक और राजकीय भूमिका बदलते परिवेश में वो बनाने में लगी है। आज कांग्रेस पार्टी वापिस एक बार फिर सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य, इसको ढूंढ तलाश रही है। 1990 के बाद अब तलाश रही है। और दूसरा यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक उन मुद्दों को चिन्हांकित नहीं कर सकी जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी का रैंक एंड फाइल से लेकर जमीनी स्तर पर उसको चुनावी मुद्दे में तब्दील कर दे। वो क्या है? देखो, अगर हम बहुत बारीकाई से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे ये 3 राज्यों का चुनाव का पैटर्न, इसमें यह दिखता है कि अपर कास्ट और ओबीसी में बीजेपी को कांग्रेस के तुलना में ज्यादा वोट मिले हैं। बाकी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक
समाज में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिला है। अगर हम लोक संख्या, जनसंख्या को सामाजिक समीकरण से अगर देखते हैं तो इस देश के अंदर ओबीसी जो है ये सबसे बड़ा एक घटक है जिसकी लोक संख्या कम से कम 50% है, और जिसकी ज्यादा से ज्यादा लोक संख्या वो 75, कहीं कहीं 80% भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी का जो निर्णायक मत है वो ऊंची जाति और ओबीसी में है। अब राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया जिससे बीजेपी और आरएसएस बेचैन हो गए, वो है जाति जनगणना, ओबीसी की जाति जनगणना। लेकिन दिक्कत क्या है? ओबीसी की जाति जनगणना के बारे में जितना राहुल गांधी मुखर है उतनी कांग्रेस मुखर नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से ओबीसी की जाति जनगणना के वजह से एक प्रकार से आरएसएस और बीजेपी में भय का वातावरण निर्माण हुआ, उसको लगा कि हिंदू परिवार में, क्योंकि पिछले 50 साल जिस अवधारणा में आरएसएस ने काम किया वो अवधारणा यही कि बहुसंख्यकवाद, और बहुसंख्यकवाद ने क्या, हिंदू परिवार, और उसने वो तमाम जातियों में पिछले 50 साल में हिंदू आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं उस पे काम किया। और जैसे ही ये सवाल आया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उनको लगा कि ये जो 50 साल की जो मेहनत है हिंदू परिवार को संगठित करने का, मुसलमानों का डर बताकर, उनको लगा कि अगर इस परिवार में ओबीसी जो है उनके अगर दिमाग में आ जाए कि हमारी हिस्सेदारी ज्यादा है लेकिन भागीदारी सबसे कम है, तो ये तार तार हो जाएगा और हिंदू परिवार जो है ना उसमें सेंध लग जाएगी। जी और जी उसको बिहार में नीतीश यादव ने बकायदा उसको सरकार का फैसला बना दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी राजस्थान में इसको सरकार का फैसला बना नहीं सकी। कांग्रेस पार्टी इसको मध्य प्रदेश में बड़ा मुद्दा बना नहीं सकी। जिस मध्य प्रदेश में 55% के ऊपर ओबीसी है वहां सीटें ही कम दी कांग्रेस ने ओबीसी को। और छत्तीसगढ़, तो ये जो सवाल है कि जिसको मैंने कहा कि संकट ये है कि कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि क्या राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो चाहे अडानी का मुद्दा हो, क्या इसको हम कांग्रेस पार्टी का मुद्दा बना दें? कांग्रेस के अंदर इस पे एकमत नहीं है। जी और ये दो मुद्दे एक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अगर कांग्रेस एकमत हो जाए तो फिर बीजेपी की हालत जवाब देते बनेगा नहीं। जी तो मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस के अंदर एक संक्रमण और एक संकट, जितने जल्दी कांग्रेस पार्टी इस संक्रमण को तय कर लेगी और इस संकट का इलाज ढूंढ लेगी उतना बेहतर हो जाएगा। अब रहा नेतृत्व का सवाल। देखिए आज हम नेतृत्व की जो चर्चा कर रहे हैं ना, मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग कैरीड अवे, जिसको कहते हैं। बीजेपी ने चुनाव जिस नेतृत्व के भरोसे लड़ा और जीत के आने के बाद जिनको मुख्यमंत्री बनाया, इसमें बुनियादी फर्क है। बुनियादी फर्क क्या है? चुनाव तो उनके सहारे से लड़े जो लोकप्रिय नेता रहे, और जीत के आने के बाद मुख्यमंत्री उनको बनाए
जो नेता ही नहीं है। मतलब क्या है? मतलब जनाधार वाले नेताओं से वोट लेंगे और जीतने के बाद ऐसे को मुख्यमंत्री बनाएंगे जिसको बोलेंगे सो जा, बैठ जा, तो वो सो जाएगा। जी। तो ये मॉडल, इसको समझने की जरूरत है। बीजेपी का मॉडल धोखेबाजी का है। आज सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? वसुंधरा राजे हो या रमन सिंह हो, चाहे शिवराज चौहान हो, इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये यार अपना इस्तेमाल हो गया है, जी। अपने से धोखेबाजी हो गई है, अपने से कहीं ना कहीं पीठ पे खंजर भोंक दिया गया है। इसके लिए चेहरे का पानी उड़ गया है। सत्ता आने के बाद चेहरे पे तो लाली आनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने धोखेबाजी की है।